मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर अन्नाराम शर्मा सह आचार्य हिंदी, एमए उत्तरार्ध हिंदी भाषा विज्ञान। प्रिय विद्यार्थियों, हमने विगत कक्षा में भाषा के विभिन्न रूपों पर चर्चा की थी। भाषा के विविध रूप हैं जिनमें राजभाषा, राष्ट्रभाषा, बोली, उपबोली, भाषा, उपभाषा आदि विविध रूपों पर चर्चा हुई थी। आज हम भाषा की उत्पत्ति पर विचार कर रहे हैं। भाषा विज्ञान में भाषा की उत्पत्ति पर विचार करते हुए दो मार्गों का आश्रय लिया गया है। पहला प्रत्यक्ष और दूसरा परोक्ष मार्ग। प्रत्यक्ष मार्ग में भाषा की आदिम अवस्था की ओर से चलकर उसकी आज तक की विकसित दशा का विचार किया जाता है, और परोक्ष मार्ग में इसके विपरीत भाषा की आज की विकसित अवस्था से पीछे की ओर लौटते हुए भाषा की आदिम अवस्था का विचार किया जाता है। भाषा की उत्पत्ति के संबंध में परोक्ष मार्ग कोई अधिक उपयोगी नहीं है, इसलिए प्रत्यक्ष मार्ग ही अधिक प्रयुक्त किया जाता है। प्रत्यक्ष मार्ग में जिन सिद्धांतों का उल्लेख होता है उनमें पहला है देवी सिद्धांत, डिवाइन थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार भाषा की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा हुई है, अर्थात ईश्वर ने जब मनुष्य की सृष्टि की थी तभी उसे पूर्णतया विकसित भाषा भी प्रदान कर दी थी। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक धर्म वालों के द्वारा अपनी भाषा को ही आदिम भाषा स्वीकार किया जाता है। जैसे वैदिक धर्मावलंबियों के अनुसार वैदिक या संस्कृत को, बौद्धों के अनुसार पाली को, जैनियों के अनुसार अर्धमागधी को, सिखों के अनुसार पंजाबी को, ईसाइयों के अनुसार हिब्रू या इब्रानी को और मुसलमानों के अनुसार अरबी भाषा को आदिम भाषा माना जाता है और या पहली भाषा माना जाता है, और उसी से विश्व की अन्य भाषाओं का विकास स्वीकार किया जाता है। इस दृष्टि से सभी धर्मों के धार्मिक ग्रंथों में भाषा का आदिम रूप पाया जाता है। संस्कृत को ऋग्वेद में देवों की वाणी कहा गया है। इसी प्रकार महावैयाकरण पाणिनि की अष्टाध्यायी के आधारभूत 14 प्रत्याहार सूत्रों को भी माहेश्वर सूत्र अर्थात शिवजी द्वारा उत्पन्न माना जाता है। इस मत की यदि हम समीक्षा करें तो यह मत विज्ञान के इस युग में अधिक सारग्राही मालूम नहीं पड़ता। भाषा की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत कोरी श्रद्धा पर आधारित है। इसका खंडन भिन्न भिन्न प्रकार से किया जा सकता है। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान हर्डर ने कहा है कि यदि भाषा की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा होती तो उसमें कहीं अधिक पूर्णता, व्यवस्था और बुद्धि संगतता होती। उस दशा में भाषा असंगतियों, अनियमितताओं या अपवादों से पूर्णतया रहित होती। दूसरे अन्य पशुओं की भांति ही संसार के सभी मनुष्य एक सी ही भाषा बोलते। अतः समाज भेद, जाति भेद से मनुष्यों की भाषा में भेद नहीं होता। तीसरे, प्रत्येक मानव शिशु जन्म से ही भाषा को प्राप्त कर लेता, उसे समाज से भाषा को सीखना ही नहीं पड़ता। जबकि हम जानते हैं कि भाषा एक सामाजिक वस्तु है।
यदि भाषा ईश्वर द्वारा उत्पन्न होती तो उसमें परिवर्तन संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ती, जबकि हम जानते हैं कि भाषा का रूप सदैव ही बदलता रहता है। इस प्रकार भाषा का दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत अधिक विज्ञान सम्मत और तर्क संगत नहीं मालूम होता। दूसरा सिद्धांत है संकेत सिद्धांत, सिंबॉलिक थ्योरी। इसे निर्णय सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक फ्रांसीसी विचारक रूसो थे। संकेत सिद्धांत के अनुसार मानव अपने मनोभावों को आंगिक संकेतों के द्वारा व्यक्त करता था, किंतु बाद में कठिनाई होने पर सामाजिक समझौते के आधार पर उसने विभिन्न भावों, विचारों और पदार्थों के लिए विभिन्न ध्वन्यात्मक संकेत निश्चित कर लिए। यह कार्य सभी मनुष्यों ने किसी स्थान पर इकट्ठे होकर पारस्परिक विचार विनिमय द्वारा किया होगा और इस प्रकार सामाजिक पृष्ठभूमि में सांकेतिक संस्थानों द्वारा भाषा की उत्पत्ति हुई होगी। इस संकेत सिद्धांत के आधार पर आगे चलकर रिचर्ड रॉव और जोहानसन आदि ने इंगित सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और जो इस संकेत सिद्धांत का ही एक परिष्कृत रूप था। यह संकेत सिद्धांत भी अधिक तर्क संगत नहीं है, क्योंकि यह सिद्धांत मानकर चलता है कि इससे पूर्व मानव को भाषा की प्राप्ति नहीं हुई थी। यदि ऐसा है तो अन्य भाषाहीन प्राणियों की ही भांति मनुष्य को भी भाषा की आवश्यकता अनुभव नहीं होनी चाहिए थी। दूसरे, यदि भाषा का अभाव था तो फिर मनुष्यों को इकट्ठा कैसे किया गया? भाषा के अभाव में विचार विमर्श भी कैसे संभव है? और तीसरे, विभिन्न पदार्थों के संकेतवाचक शब्द कहाँ से प्राप्त हुए, उसके विषय में कैसे निर्णय हुआ? इन सब प्रश्नों के संबंध में यह संकेत सिद्धांत मौन है, इसलिए इस सिद्धांत को भी उपयुक्त नहीं माना जाता। तीसरा सिद्धांत है धातु सिद्धांत या अनुरणन सिद्धांत। अंग्रेजी में इसे रूट थ्योरी या डिंग डोंग थ्योरी कहते हैं। इसके मूल प्रवर्तक अपने कहें तो यूनान के विचारक प्लेटो थे। बाद में जर्मन विद्वान हेज और उसके बाद मैक्स मूलर ने इसे व्यवस्थित रूप दिया। इस सिद्धांत के अनुसार भाषा मनुष्य की स्वाभाविक प्रतिभा की देन है। अनुभव से हम जानते हैं कि चोट करने पर लोहा, लकड़ी, पत्थर आदि पदार्थों पर भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियाँ निकलती है। प्रारंभिक मानव में ऐसी सहज शक्ति थी कि जब वह किसी बाहरी वस्तु के संपर्क में आता था तो उससे उत्पन्न ध्वनियों, जिसको हम अनुरणन कहते हैं, उन ध्वनियों की छाप उस पर पड़ती थी। उन ध्वनियों का अनुकरण करते हुए उसने कुछ 100 मूल धातुओं का निर्माण कर लिया। लगभग 400-500 मूल धातुएं उन्होंने गढ़ ली। जब कुछ कामचलाऊ धातु बन गई और इस प्रकार मनुष्य को भाषा प्राप्त हो गई तो उसकी वह नए नए धातु बनाने वाली सहज शक्ति भी धीरे धीरे समाप्त होती चली गई। तत्पश्चात वह उन्हीं मूल धातुओं से नए नए शब्द बनाकर अपने काम चलाने लगा। इस सिद्धांत की निस्सारता का स्पष्ट प्रमाण यह है कि बाद में स्वयं मैक्स मूलर ने ही इसका परित्याग कर दिया था। इसके खंडन में हम तर्क दे सकते हैं। पहला यह है कि इस सिद्धांत के अनुसार आदिम मानव में नए नए धातु बनाने वाली जिस सहज शक्ति की कल्पना की गई है उसमें कोई प्रमाण नहीं है। यदि ऐसी कोई शक्ति थी तो बाद में वह नष्ट क्यों हो गई? दूसरे, यह सिद्धांत शब्द और अर्थ में स्वाभाविक संबंध मानकर चलता है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी भाषाएं धातुओं से बनी हैं, लेकिन चीनी आदि कुछ भाषाएं ऐसी है जो इस दृष्टि से इस सत्य सिद्ध नहीं होती, या चीनी भाषा इस संबंध में अपवाद है। आज भाषाओं के
वैज्ञानिक विवेचन से यह स्पष्ट हो चुका है कि धातु या प्रातिपदिक या मूल शब्दों की कल्पना भाषाओं के बाद में होने वाले व्याकरण संबंधी विवेचन का परिणाम है। इसलिए यह सिद्धांत उपयुक्त नहीं है। इस सिद्धांत में भाषा को पूर्ण माना गया है, जबकि भाषा अपूर्ण है। आज भी भाषा में विकास के नए नए आयाम खुलते रहते हैं। चौथा सिद्धांत है अनुकरण सिद्धांत, बॉव वाव थ्योरी। बॉव वाव थ्योरी विटनी, पॉल हर्डर आदि भाषाविदों की देन है। मैक्स मुलर ने इस सिद्धांत का उपहास करने के लिए इसे बाउ वाउ थ्योरी कहा था, जो कुत्ते की बोली का सूचक है। वैसे अंग्रेजी में इसे ऑनमोटोपॉयक या इकोइक शब्द प्रचलित है इसके लिए। हिंदी में इसे अनुकरण मूलकतावाद कहते हैं। जिस प्रकार अनुरणन सिद्धांत में यह माना गया कि मनुष्य ने जड़ पदार्थों से उत्पन्न ध्वनियों का अनुकरण किया, उसी प्रकार अनुकरण सिद्धांत में यह है कि मनुष्य ने जड़ चेतन सभी पदार्थों की ध्वनियों का अनुकरण करते हुए पहले कुछ शब्द बना लिए और फिर उन्हीं शब्दों से अन्य शब्द बनाते हुए भाषा का विकास कर लिया। मनुष्य ने जिस पदार्थ अथवा प्राणी की जैसी ध्वनि सुनी, उसी का अनुकरण करते हुए उसने उसी ध्वनि के आधार पर उस वस्तु या प्राणी का नामकरण कर दिया। उदाहरण के लिए भाषा में जैसे काक, कोकिल, भौं भौं, म्याऊं, कुक्कुट, निर्झर, मरमर, तड़तड़, भरभर, मिमियाना, गरजना, दहाड़ना, टपकना, चहकना, चहचहाना, हिनहिनाना आदि बहुत से शब्द हैं जो अनुकरण के आधार पर गढ़े गए। किंतु इस अनुकरण सिद्धांत के आधार पर जिन शब्दों की रचना हुई उनकी संख्या बहुत कम है। इसलिए समीक्षा में हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक भाषा में कुछ शब्द अनुकरण मूलक होते हुए भी उनकी संख्या इतनी कम है कि उनसे किसी भाषा का निर्माण होना असंभव है। उत्तरी अमेरिका में एक भाषा है अथवस्कन, उसमें तो एक भी अनुकरण मूलक शब्द नहीं है। दूसरे अनुकरण मूलक शब्द सभी भाषाओं के समान रूप वाले नहीं हैं, जबकि ध्वनि के अनुकरण पर बनने के कारण इन्हें समान होना चाहिए था। तीसरे अनुकरण पर बने हुए शब्द किसी भाषा का केवल अलंकार बन सकते हैं, आधार नहीं बन सकते। ऐसा नहीं मान सकते कि उन कुछ शब्दों से पूरी भाषा विकसित हो सकती है। पांचवा जो सिद्धांत है वह है आवेग सिद्धांत। इसको पुह थ्योरी या इंटरजेक्शनल थ्योरी भी कहते हैं। हिंदी में इसे मनोरागाभिव्यंजक शब्द मूलकतावाद या मनोभावाभिव्यंजकतावाद भी कहते हैं। इस मनोभावाभिव्यंजकतावाद के अनुसार आदिकाल का मनुष्य बहुत भावुक था और भावुक मनुष्य भावावेश या भावावेग में हर्षबोधक शब्द बोलता था। शोक, क्रोध, विस्मय, घृणा आदि भावों की अभिव्यक्ति के लिए वो विभिन्न प्रकार के शब्दों का उच्चारण करता था, जिनमें ओह, आह, हाय, ओफ, धिक, छी, पुह, पिस, फाई आदि ध्वनियाँ इसी प्रकार की है। इन आवेग मूलक ध्वनियों या कहें कि शब्दों से ही भाषा का विकास हुआ। उदाहरण धिक से धिक्कार भी होता है और धिक्कारना भी बन जाता है और धिक धिक करना भी बन जाता है। इस प्रकार एक शब्द से अनेक शब्द बनते चले गए और उसी से भाषा बनी। किंतु यह सिद्धांत त्रुटिहीन नहीं है। इस प्रकार की ध्वनियाँ या शब्द भाषा के मुख्य अंग नहीं हैं,
उनका प्रयोग वाक्य में न होकर वाक्य के प्रारंभ में या अलग से इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के शब्द भाषा की असमर्थता को भी प्रकट करते हैं। फिर वे स्वयं भाषा कैसे बन सकते हैं? इन शब्दों का प्रयोग सोच समझकर किसी भाव को प्रकट करने के लिए नहीं किया जाता। ये तो आवेगवश स्वतः ही मुख से निकले हुए शब्द है और इन शब्दों की संख्या भी किसी भाषा में बहुत थोड़ी होती है। इसलिए भाषा की उत्पत्ति के आवेग सिद्धांत को अधिक महत्व देना उचित नहीं है। छठा सिद्धांत है श्रम ध्वनि सिद्धांत, यो हे हो थ्योरी। हिंदी में इसे श्रम परिहरण मूलकतावाद भी कहते हैं। एक भाषाविद हुए हैं न्यारे ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार जब व्यक्ति श्रम करता है तो उसके श्वास की गति तेज हो जाती है और इस अधिक तेज गति के कारण स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है। परिणाम स्वरूप कुछ ध्वनियाँ स्वाभाविक रूप से मुंह से निकल जाती है, जैसे धोबियों को कार्य करते समय हियो हियो या छियो छियो शब्दों का उच्चारण करते हुए सुनते हैं। मल्लाहों की भाषा में हैया हैया का प्रयोग होता है। मजदूरों या हथौड़ा चलाने वालों को काम करते हुए जो हम देखते हैं तो हूँ आदि ध्वनियाँ वे उच्चरित करते हैं। आदि मानव सामूहिक श्रम करने के कारण इस प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न करता था जो उन कार्यों की द्योतक बन गई। बाद में उनसे ही भाषा का विकास हुआ। अंग्रेजी की यो हे हो ध्वनि जैसी ही किसी ध्वनि से ही और हॉल जैसी क्रियाएं भी बनी हैं। लेकिन इस सिद्धांत में कुछ दोष है। आवेग सिद्धांत की भांति ही इस सिद्धांत द्वारा उत्पन्न ध्वनियाँ भी निरर्थक ही है। अतः निरर्थक शब्दों से सार्थक भाषा की उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती। ये ध्वनियाँ केवल शारीरिक श्रम की प्रतिक्रिया को व्यक्त करती है। इससे भाषा के बहुत ही थोड़े शब्दों का समाधान हो पाता है। भाषा उत्पत्ति का जो सातवां सिद्धांत है वह है इंगित सिद्धांत। इंगित सिद्धांत के प्रतिपादकों में डॉक्टर राये, रिचर्ड और जोहानसन मुख्य है। इस सिद्धांत के अनुसार आदिम मनुष्य ने स्वयं अपने ही अंगों से होने वाली चेष्टाओं या ध्वनियों का वाणी द्वारा अनुकरण किया तथा इस प्रकार भाषा बन गई। जैसे जब मनुष्य पानी पीता था तो ओठों को पास लाकर अंदर को श्वास खींचने में पा पा जैसी ध्वनि होती थी। उसी से पानी पीना और पियासा जैसे शब्दों का विकास हुआ। यह सिद्धांत भी देखा जाए तो सारहीन है, क्योंकि मानव द्वारा अपनी ही चेष्टाओं या ध्वनियों का अनुकरण कोई अधिक युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता है। आठवां सिद्धांत है संपर्क सिद्धांत। प्रसिद्ध भाषाविद जी रेवेज इसके प्रतिपादक हैं। उन्होंने मनोविज्ञान के आधार पर यह सिद्धांत दिया, आदिम मानव जब दूसरे साथियों के संपर्क में आता और अपने चारों ओर के विस्तृत वातावरण के संपर्क में आता तब उसे भाषा की आवश्यकता महसूस होने लगी। रेवेज ने अपने सिद्धांत में क्रियात्मकता को महत्व दिया है। उनके अनुसार संपर्क के कारण मनुष्य सक्रिय हुआ होगा और सक्रियता के कारण ध्वनियाँ उत्पन्न हुई होगी। पहले ये ध्वनियाँ केवल निरर्थक चिल्लाहट के रूप में रही होंगी। धीरे धीरे इन ध्वनियों ने सौदेश्य पुकार का रूप ले लिया और बाद में ये ही व्यवस्थित शब्दों का रूप ग्रहण करके भाषा बन गई। रेवेज की यह भी मान्यता है कि भाषा से पहले क्रिया शब्द बने होंगे। भाषा में पहले तो क्रिया शब्द बने होंगे और बाद में संज्ञा शब्दों का निर्माण हुआ होगा। इस मत की समीक्षा करें तो हम पाते हैं कि मनोविज्ञान के आधार पर निर्मित यह सिद्धांत पर्याप्त युक्ति संगत है,
किंतु भाषा की उत्पत्ति का पूर्ण समाधान इस सिद्धांत के द्वारा भी नहीं हो पाता। इसमें कल्पना और अनुमान का सहारा लिया गया है। और एक प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं कौशिडी ने लिखा है कि संपर्क सिद्धांत के होते हुए भी भाषा की उत्पत्ति के समस्या का समाधान पूर्णतया नहीं हो सका है। एक इससे आगे जो है 9वां सिद्धांत है, वो है समन्वित सिद्धांत। समन्वित सिद्धांत जो अभी जिन सिद्धांतों की हमने चर्चा की उनमें से कुछ सिद्धांतों के अंशों को लेकर इस समन्वित सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया है। जिन 3-4 सिद्धांतों में आंशिक समाधान की क्षमता थी उन्हें समन्वित करके युक्ति संगत रूप से भाषा की उत्पत्ति के प्रश्न को सुलझाने का काम किया हेनरी स्वीट ने। हेनरी स्वीट ने किसी नए सिद्धांत की खोज नहीं की, अभी तो अनुकरण सिद्धांत, आवेग सिद्धांत, प्रतीक सिद्धांत और एक और उपचार सिद्धांत का उन्होंने सार प्रस्तुत किया, समन्वित रूप प्रस्तुत किया। जैसे अनुकरण सिद्धांत, उन्होंने कुछ चरण भी बताए। अनुकरण सिद्धांत में ही अनुरणन सिद्धांत को भी सम्मिलित समझना चाहिए, क्योंकि दोनों में ही ध्वनियों के अनुकरण पर शब्दों के निर्माण की कल्पना की जाती है। इसके साथ ही आदिम मानव की भाषा में आवेगात्मक शब्दों की स्थिति भी अवश्य रही होगी, क्योंकि सभी भाषाओं में इस प्रकार के मिलते जुलते शब्द उपलब्ध होते हैं। इन दोनों प्रकार के शब्दों का अतिरिक्त भाषा में प्रयुक्त अन्य शब्दों का समाधान प्रतीक सिद्धांत के द्वारा हो सकता है। प्रारंभ में भाषा स्थूल और वर्णनात्मक ही होती है, बाद में सूक्ष्म, लाक्षणिक और व्यंजनात्मक शब्दों का आगमन या कहें कि विकास होता है। जैसे पत्र शब्द है, पहले वृक्षादि के पत्ते के अर्थ में इसका व्यवहार होता था, किंतु बाद में अनेक स्थूल, सूक्ष्म एवं व्यंग्य अर्थों में इसका व्यवहार होने लगा। इसी प्रकार भाषा में ऐसी अनेक ध्वनियाँ हैं जो पहले स्थूल पदार्थों की द्योतक थी, किंतु बाद में सूक्ष्म अर्थों में प्रयुक्त होने लगी। इस प्रतीक सिद्धांत के साथ ही उपचार सिद्धांत को भी सम्मिलित करना चाहिए, तो भाषा में इससे एक बहुत बड़े भाग का समाधान हो जाता है। उपचार का अर्थ है ज्ञात के आधार पर अज्ञात की व्याख्या। भाषा को स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर ले जाने में उपचार या सादृश्य का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे दक्षिण अफ्रीका की सासुतो भाषा, इस भाषा में भिन्न भिन्न की ध्वनि के आधार पर मक्खी को नत्सी कहते हैं। जो चापलूस व्यक्ति होते हैं, चापलूसों में भी चूँकि खुशामद करता हुआ अपने लक्ष्य के चारों ओर चक्कर काटने की प्रवृत्ति देखी जाती है, इसलिए उन्हें भी सासुतों में निश्चित सी कहने लगे। इस प्रकार मुयूम अर्थात स्नायुओं के खुलने और बंद होने के आधार पर ऑस्ट्रेलिया के आदिम निवासियों ने बाद में पुस्तक को भी मुयूम ही कहना शुरू कर दिया। संस्कृत की धातु है व्यक्त और कुप। पहले ये धातुएं भौतिक अर्थों में क्रमशः कंपन और गति को सूचित करती थी, व्यक्त और कुप। जैसे व्यक्त माना पृथ्वी तथा कुपितः पर्वतः का अर्थ था कांपती हुई पृथ्वी और चलता हुआ पहाड़, किंतु बाद में उपचार के कारण मानसिक सूक्ष्म अर्थों में भी इसका प्रयोग होने लगा। जैसे व्यथा अर्थात मानसिक पीड़ा और कोप अर्थात क्रोध। किंतु इस मत की जब हम समीक्षा करते हैं तो हालांकि यह पूर्णतया निर्दोष नहीं माना जा सकता, उसमें अपने से ग्रहित सिद्धांतों के दोष तो है ही है, इसके अतिरिक्त भी वह भाषा की उत्पत्ति की समस्या का पूर्ण रूपेण समाधान करने में असमर्थ रहा है। भाषा की उत्पत्ति के इन सिद्धांतों पर चर्चा करने के पश्चात कहा जा सकता है कि इन सिद्धांतों का केवल यही महत्व है कि इनसे हमें ज्ञान हो जाता है कि इस समस्या पर विद्वानों ने क्या क्या विचार व्यक्त किए हैं, अतः इनका महत्व केवल ऐतिहासिक ही है।
वस्तुतः भाषा की उत्पत्ति का प्रश्न अभी तक उलझा हुआ है, भविष्य में भी इसका कोई समाधान हो सकेगा इस प्रकार की आशा अभी तो नहीं की जा सकती, कारण इसमें कोई भी प्रमाण प्रत्यक्ष नहीं है तथा अनुमान प्रमाण का विज्ञान में कोई महत्व भी नहीं है। यही कारण है कि फ्रांस की भाषा विज्ञान समिति ने अपने कार्यक्रमों में भाषा की उत्पत्ति के विचार पर सदैव के लिए प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन हमारे सामने भाषा के अंश पर, भाषा के कुछ शब्दों की उत्पत्ति पर विचार करने की दृष्टि से ये सिद्धांत उपयोगी है।